हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर करेक्ट? ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट मतलब कि ए फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। फॉल्स स्टेटमेंट कैसे होगा ये अब समझेंगे। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी सबका समेशन जीरो वेक्टर है। तो ये जीरो वेक्टर बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग ला सकते हैं। तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि सभी ज़ीरो हो। मान लीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर सी वेक्टर डी जितना ही है, बट सी और डी का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन से टोटली ऑपोजिट है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डायरेक्शन एंड वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी का डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ और मैग्नीट्यूड सेम हुए, तब भी हमें इसका आंसर जीरो वेक्टर मिल सकता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, राइट। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी ज़ीरो है, राइट। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो ज़ीरो वेक्टर है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में से मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग वेक्टर ए एंड वेक्टर सी को रख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी चला जाएगा, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड लूँ तो कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी, राइट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस सी का जो भी मैग्नीट्यूड है वो बी प्लस डी के मैग्नीट्यूड जितना होगा, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है। तो बी इज ट्रू, तो यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर बी स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, फिर चलते हैं सी स्टेटमेंट पे। सी स्टेटमेंट में द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये एक्चुअली होगा यहाँ पर ट्रू, राइट। कैसे? तो हमारा जो मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन कौन सा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं जो वेक्टर ए है उसको मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो वेक्टर ए अगर सब्जेक्ट होगा तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, फिर ब्रैकेट करेंगे और फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, राइट। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी आ जाएगा। अब दोनों को मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीट्यूड लेंगे पहले, तो वहाँ पर वेक्टर ए आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ पर राइट हैंड साइड मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर, मीन्स मॉड तो है ही अंदर, प्लस यहाँ पर वेक्टर डी आएगा, राइट। मॉड कंप्लीट्स। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड्स आएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, राइट। या फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर डी। तो यहाँ पर राइट, तो हमें रिलेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर बी सी डी का हम लोग समेशन करते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर तो वो ए के बराबर मिलेगा, बट इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड अगर होगा तो ए हमें वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड के समेशन से भी हमें कम मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर सी भी ट्रू है। अब डी देखते हैं, नेक्स्ट वन। Vector b plus vector c must lie in the plane of vector a and vector d if vector a and vector d are not collinear, and in line of vector a and vector d if they are collinear.
तो यहाँ पर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ए के प्लेन में आना है, राइट, ए के प्लेन में है। एंड जो वेक्टर डी है, अगर वो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी के स्ट्रेट लाइन में नहीं है, राइट, तो यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर कोलिनियर। तो पहले तो हमारे पास जो रिलेशन है उसके हिसाब से, सो यहाँ पर जो एडिशन है वो कब ज़ीरो होगा, जब, तो एडिशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर डी कैन ओनली बी ज़ीरो व्हेन दे आर इन सेम प्लेन, राइट, और वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर नॉट कोलिनियर, राइट। तो यहाँ पर डी जो है वो भी ट्रू है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ट्रू। तो ए फॉल्स था, बी ट्रू है, सी ट्रू है एंड डी भी ट्रू है। अगले एग्जाम्पल में, 3 girls skating on circular ice ground of radius 200 meter start from a point P on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite to P following different paths as shown in figure. What is the magnitude of the displacement vector for each? For which girl is this equal to actual path of path sket? Okay. तो यहाँ पर एक आइस ग्राउंड में गर्ल्स स्केटिंग कर रही है जिसका सर्कुलर रेडियस है 200 मीटर। तो हमें कहाँ पर पहुँचना है, P2Q में पहुँचना है, राइट। डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट है PQ। अब जो गर्ल्स है वो अलग अलग पाथ से जा रही है, ABC 3 पाथ है, तो अलग अलग पाथ से जा रही है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और कौन सी ऐसी गर्ल है जिसका उसका एक्चुअल लेंथ डिस्प्लेसमेंट जितना ही हो वो हमें फाइंड करना है। तो 3 गर्ल है ABC, राइट। अब तीनों गर्लों में 3 गर्ल्स अलग अलग पाथ से जा रही है। जैसे कि पहली गर्ल्स है वो है PAQ, दूसरी PBQ एंड तीसरी PCQ तरफ जा रही है, राइट। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट अगर बात की जाए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जैसा है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डायरेक्ट PQ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वो होगा PQ, राइट, वेक्टर PQ। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो P2B डायमेट्रिकल है, डायमीटर ही होगा, मतलब कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। जो भी सर्कल का हमारा रेडियस होगा वो, राइट, रेडियस हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू रेडियस कितना है, तो वो दिया गया है 200, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो आ जाएगा 400 और यूनिट होगा मीटर में, राइट। अब ये सेम डिस्प्लेसमेंट किसके लिए सही होगा, कौन सी ऐसी गर्ल है जिसका सेम पाथ सेम पाथ लेंथ होगा, राइट। तो ऐसी गर्ल है कि जो स्ट्रेट लाइन बना रही है, और वैसी एक ही गर्ल है वो है बी गर्ल, राइट। तो यहाँ पर बी के लिए बी फॉर बी पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, राइट। बी के लिए पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। अगले क्वेश्चन में, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, राइट। यहाँ पर सर्कुलर पार्क है और साइक्लिस्ट स्टार्ट कर रहा है O से, और उसकी जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो है 1 किलोमीटर। रिचेज द एज P, राइट, O टू P जा रहा है ऑफ द पार्क, देन साइकिल्स अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस, इस तरफ जा रहा है सर्कमफ्रेंस की तरफ, एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलॉन्ग QO पे वो वापस आ गया, राइट। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, यहाँ O टू P टू Q टू O वापस आने में उसको 10 मिनट लगे, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। तो ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, राइट। अब मैं पहले यहाँ पर
जो रेडियस है वो तो किलोमीटर में दिया है। पहला हमें क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, राइट। तो ए यहाँ पर पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये जो साइक्लिस्ट है उसने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उस पॉइंट पे आके रुक गया। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा, नो डिस्प्लेसमेंट हियर, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड में एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब कि बी में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, राइट। एवरेज वेलोसिटी, ओके। अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला क्या है, तो उसकी फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहाँ पर आएगा टाइम टेकन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पर पूरी जो जर्नी है उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है। तो ज़ीरो अपॉन टाइम टेकन कितना था, तो वो 10 मिनट था। तो यहाँ पर आंसर बेसिकली ज़ीरो ही होगा, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर यहाँ पर हमें ज़ीरो मिलेगा। अब सी फाइंड करते हैं, एवरेज स्पीड, राइट। तो पहले यहाँ पर सी की इक्वेशन लिख लेते हैं। सी में हमें पूछा है एवरेज स्पीड, ओके। तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला नॉर्मली क्या होगी, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा अब पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर आ जाता है पाथ लेंथ अपॉन अगेन सेम टाइम, पाथ लेंथ अपॉन टाइम मतलब कि एवरेज स्पीड। अब हमें अंदर पहले तो पाथ लेंथ फाइंड करना है, राइट। तो पाथ लेंथ की फॉर्मूला क्या होगी, पहले वो लिख लेते हैं। पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू, पहले जो साइक्लिस्ट है वो कहाँ गया, ओपी गया, राइट। तो यहाँ पर पहले ओपी लिखेंगे, फिर प्लस दूसरी बार वो पी टू क्यू जा रहा है। अब पी टू क्यू वो सर्क्यूलरली घूम रहा है, राइट। सर्क्यूलरली घूम रहा है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा आर्क पी क्यू, राइट, क्योंकि वो सर्कुलरली जा रहा है। और तीसरा वापस क्या है, क्यू ओ, और वो भी स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्यू ओ। तो ये पूरा समेशन करना है, ओ पी प्लस आर्क पी क्यू प्लस क्यू ओ, राइट। अब इसका समेशन करेंगे तो इज इक्वल टू, पहले क्या है ओ पी, ओ पी मतलब कि यहाँ पर रेडियस, रेडियस कितना है 1 किलोमीटर है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे 1 किलोमीटर, राइट। तो 1 किलोमीटर प्लस आर्क पी क्यू। अब जो आर्क पी क्यू है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वो फोर्थ पार्ट है पूरे सर्कल का, राइट। तो पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो मान लीजिए कि पूरा सर्कल होता और उसका सरकमफ्रेंस हमें यहाँ पर लिखना होता, तो कितना लिखते हैं, तो तब हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर। बट ये पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट है, इसीलिए मुझे यहाँ पर डिवाइड बाय 4 करना होगा, राइट। फिर उसके बाद क्यू ओ, अगेन वो भी एक रेडियस है, रेडियस होने की वजह से प्लस यहाँ पर 1 लिखेंगे, राइट। अब सिर्फ हमें अंदर वैल्यूज़ ही रखनी है। वैल्यूज़ रखने के बाद यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 25/7। यहाँ पर वो हमने फाइंड किया किलोमीटर्स में, राइट। अब टाइम कितना लगा रहा है वो फाइंड करेंगे। तो टाइम टोटल 10 मिनट्स है, राइट। तो 10, अब मिनट्स को हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो बाय 60 करना होगा। 10/60, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 आवर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/6 आवर, ये टाइम होगा। अब एवरेज स्पीड की फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, पाथ लेंथ कितना मिला था 25/7, एंड यहाँ पर टाइम टेकन, तो अपॉन 1/6, राइट।
कुछ इस तरीके से मिला। अब इसका हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 150 अपॉन 7, 150 अपॉन 7 मिलेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 21.43, राइट, 21.43 किलोमीटर पर आवर, राइट, 21.43 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। तो हमने यहाँ पर तीन चीज़ें फाइंड की, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड तीसरा एवरेज स्पीड, राइट। अगले क्वेश्चन में, on an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter, right? Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. देखो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मोटरिस्ट जो है एक ट्रैक फॉलो कर रहा है और उस ट्रैक में वो हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब कि 500 मीटर डिस्टेंस पे वो 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न ले लेता है। मीन्स के 500 मीटर उसने अपनी बाइक को चलाया और फिर जैसे ही 500 मीटर कंप्लीट होते वो 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न ले लेता है, राइट। तो 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न लेते लेते हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक तो थर्ड टर्न पे, सिक्स टर्न पे एंड एट्थ टर्न पे। और दूसरी बात कि कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस, मतलब कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों को भी कंपेयर करना है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से मिल रही है, राइट। अब यहाँ पर ए से जर्नी स्टार्ट हो रही है, ए बी सी डी ई एफ एंड ए पर वो ख़त्म हो रही है, राइट, ए बी सी डी ई एफ और ए। अब यहाँ पर पहले हमें थर्ड टर्न के लिए बोला गया है, तो थर्ड टर्न कहाँ पर आ रहा है, तो वो डी पे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर डी पॉइंट, राइट, डी पॉइंट मतलब के थर्ड टर्न, राइट। तो थर्ड टर्न पे अब हम लोग यहाँ पर उसको उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट डी। तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, तो वो होगा बेसिकली ए डी, मतलब कि ये वाला स्ट्रेट लाइन, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसी का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन, राइट। अब वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, राइट। तो इस तरीके से तीन वेक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि एंगल जो सी बी डी है, राइट, इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, सी बी डी एंड सी डी बी दोनों ही एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गए। कितने होंगे यहाँ पर, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कैसे होंगे, तो ये देख लेते हैं, सी बी डी, राइट, ये एंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। अब यहाँ से बी को हम लोग यहाँ पर हाफ से खींच लेते हैं, राइट। तो इसीलिए वो यहाँ पर 30 बनेगा। कैसे, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ और ये दोनों के बीच का 90 होगा। अब ये तो इतना 60 हो गया, तो ऊपर की तरफ वाला ये जो एंगल यहाँ पर होगा वो 30 ही मिलने वाला है, राइट। अब वो 30 हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन अगर ड्रॉ करें C2G, मतलब कि C2 B2D और उसके बाद C2G, तो यहाँ पर हमें CG मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें CG मिलेगा। पहले तो मैंने B2D ड्रॉ किया और फिर उसके परपेंडिकुलर C2G ड्रॉ किया, राइट। तो यहाँ पर CG इज परपेंडिकुलर टू BD, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ कि BG, राइट, इज इक्वल टू GD, क्योंकि B2G ये एक मिड पाथ है, मिड पॉइंट है, राइट। तो अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल BCG, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में मैं यहाँ पर लूँगा
cos 30। तो ट्राइंगल BCG में cos 30 उसकी फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो इज इक्वल टू, वहाँ पर आएगा BG अपॉन BC, राइट, BG अपॉन BC। अब BG हमें फाइंड करना है तो BG को सब्जेक्ट बनाएंगे तो BG इज इक्वल टू BC cos 30। cos 30 मतलब के √3/2 लिख सकते हैं, राइट। cos 30 मतलब के √3/2। अब BG इज इक्वल टू BC कितना है, तो BC है एक स्ट्रेट लाइन, तो वो तो 500 ही होगा, राइट। तो 500 इंटू √3/2। अब 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 250 राइट। तो यहाँ पर BG इज इक्वल टू 250 √3, राइट। ये हमें मीटर में मिला आंसर BG का। अब यहाँ पर BG और GD दोनों ही सेम है, राइट। तो GD भी सेम ही मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू GD, राइट। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पर BD इज इक्वल टू BG प्लस GD, तो टोटल अगर BD फाइंड करें, क्योंकि 250 √3 प्लस 250 √3 दोनों का ही समेशन, तो मुझे पूरा कंप्लीट BD मिलेगा, राइट। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो BD इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 500 √3। BD की वैल्यू होगी 500 √3 मीटर, राइट। अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल लूँगा ABD, राइट। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाला है, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से मैं फिर AD फाइंड कर लूँगा, तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे AD, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में AD, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई AD² इज इक्वल टू AB² प्लस BD², राइट। फिर अब वैल्यूज रखेंगे, तो वैल्यूज में AB इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 500², राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड स्क्वायर, प्लस BD की वैल्यू कितनी है, तो ब्रैकेट में वो होगा 500 एंड √3 ब्रैकेट कंप्लीट्स एंड स्क्वायर, राइट। इस तरीके से आएगा। अब AD अगर फाइंड करें तो 500² कॉमन, तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगी, वो होगी 1000 मीटर, राइट। इसका कैलकुलेशन में हमें मिलेगा 1000 मीटर। 1000 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, तो AD हमें मिला 1 किलोमीटर। और AD जो है वो AB के साथ, AD AB के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। अब हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया है, बट अब हमें पाथ लेंथ फाइंड करना है, राइट। तो पाथ लेंथ मतलब कि AB प्लस BC प्लस CD, राइट, तीनों का समेशन। अब तीनों ही 500 है, अगर तीनों 500 है तो 500 प्लस 500 प्लस 500, राइट। क्या आंसर होगा इन तीनों के समेशन का, तो वहाँ पर 1500 मीटर हमें मिलेगा। 1500 मीटर का आंसर यहाँ पर होगा इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, राइट। 1500 का आंसर 1.5 किलोमीटर में होगा। अब हम लोग सेकेंड टर्म कब लेते हैं, 6 टन लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर 6 पे मतलब कि 1 2 3 4 5 6 1, तो ए पे वापस पहुँच चुके हम लोग, राइट। ए पे वापस पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर सेकंड में जिस पॉइंट के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो है ए पॉइंट मतलब कौन सा टर्न हुआ, 6th टर्न, राइट। तो यहाँ पर 6 टर्न लिखेंगे, ओके। अब 6 टन है, तो यहाँ पर पहले हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर पहुँच रहे हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर पहुँच गए, तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन दोनों ही सेम है, इसीलिए 0। अब फाइंड करेंगे पाथ लेंथ,
तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू, हमें तो समेशन करना है ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए, राइट। तो टोटल 6 साइड्स है, 6 साइड्स है, इसीलिए 6 इंटू किसी भी एक साइड की वैल्यू सेम है 500, तो 6 × 500 डायरेक्ट करना है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 3000 मीटर आएगा, और फिर आंसर किलोमीटर में आएगा 3 किलोमीटर। तो ये टोटल पाथ लेंथ हुआ 6 टन पे, राइट। अब हम लोग फाइंड करेंगे 8th टन के लिए। अब जो हमारा थर्ड है, राइट, थर्ड में 8th टन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8th टन पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, सी पॉइंट मिल रहा है। तो पहले तो यहाँ पर सी पॉइंट, और जो टर्न है वो है 8 टन, राइट, ओके। अब 8 टन है और सी पॉइंट है, तो पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर ए सी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि ए टू सी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, राइट। ए टू सी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के लिए यहाँ पर हम लोग पहले फाइंड करेंगे ए सी। अब ए सी कैसे फाइंड करेंगे, तो ए सी और कुछ नहीं, दो वेक्टर्स का ही यहाँ पर समेशन है, और दो वेक्टर्स है ए बी और बी सी। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ए बी स्क्वायर फिर लिखना पड़ेगा प्लस बी सी स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ पर लिखना है 2ab इंटू बी सी, और फिर आएगा कॉस थीटा, राइट, 2ab बी सी कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा है वो ए बी एंड बी सी दोनों के बीच का जो एंगल है वही एंगल है, राइट। अब यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखें, राइट, इस फॉर एग्जांपल ए बी की 500 500, 2ab बी सी 500 500, और यहाँ पर आएगा थीटा, थीटा ए बी और बी सी के बीच का एंगल, तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल ये हेक्सागोन है, तो वहाँ पर 60 ही मिलेगा, राइट। तो इसका जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे उसके बाद इसका आंसर हमें मिलने वाला है 500, राइट, √3 इंटू मीटर, 500 √3 मीटर। अब इसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट करें, राइट, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 866 मीटर। तो ये AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिली, राइट। अब AC जो है उसका एंगल हम लोग फाइंड करेंगे, तो एक्चुअली AC ओरिजिनल वेक्टर वेक्टर AB के साथ एंगल बना रहा है, राइट, और वो एंगल हम लोग को अब फाइंड करने वाले हैं। तो पहला वो एंगल की मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगा tan बीटा, तो tan बीटा की फॉर्मूला इज इक्वल टू, ऊपर यहाँ पर आएगा 500 क्योंकि वो लेंथ की वैल्यू है, साइन 60, राइट, 500 साइन 60 अपॉन 500 प्लस 500, और यहाँ पर आएगा cos 60, राइट, cos 60, ओके। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, जैसे कि 500, उसके बाद साइन 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, राइट, √3/2, देन अपॉन 500 एज इट इज़, प्लस यहाँ पर cos 60 मतलब कि 1/2, राइट, तो 500 1/2, ओके। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन में पहले तो 500 कॉमन निकल सकता है, राइट, 500 कॉमन, फिर 500 कॉमन निकलने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3/2, और नीचे यहाँ पर बचेगा 1 + 1/2, राइट, 1 + 1/2 इज इक्वल टू, अब ये जो कैलकुलेशन है उससे हमें मिलेगा 1/√3, राइट। तो 1/√3 मतलब कि बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 30 मिलेगा, राइट, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ फाइंड करना है, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना मिला 866 मीटर, यहाँ पर एंगल भी मिल गया
राइट। एंगल ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री बना रहे हैं। अब हम लोग पाथ लेंथ फाइंड करेंगे, तो पाथ लेंथ के लिए P के लिए इज इक्वल टू, टोटल 8 टन है, 8 टन है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी जो डिस्टेंस है, जो नॉर्मल ओरिजिनल डिस्टेंस है उससे। नॉर्मल ओरिजिनल डिस्टेंस 500 है, तो 8 इंटू 500 कितना मिलेगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 4000 मिलेगा, राइट, 4000 मीटर। और 4000 मीटर को हम लोग किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 4 किलोमीटर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ फाइंड की। अब हमें रेशियोज फाइंड करने हैं, जैसे कि हर एक टर्न के डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ के रेशियो फाइंड करने हैं। तो पहले हम लोग थर्ड टर्न के लिए फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ का रेशियो। तो 1000 अपॉन 1500 करना होगा, तो वहाँ पर रेशियो मिलेगा 0.67। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर सेकंड के लिए, सेकंड में कौन सा टर्न है, सिक्स्थ टर्न है, तो सिक्स टर्न के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, राइट। तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला था, 0, और पाथ लेंथ हमने फाइंड किया था वो था 3000। तो 0/3000 करेंगे तो वो आंसर भी हमें 0 ही मिलेगा, राइट। फिर चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे हमें एट्थ टर्न के लिए फाइंड करना है, तो एट्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, तो यहाँ पर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 500 √3, राइट, अपॉन 4000, 500 √3 अपॉन 4000, तो यहाँ पर इज इक्वल टू रेशियो में मिलेगा 0.22। तो इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ का कंपैरिजन भी कर लिया और रेशियो फाइंड किया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स। पहले थर्ड टर्न, फिर सिक्स टर्न और 8 टर्न के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ को अलग अलग फाइंड किया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने उनके जो रेशियोज है उसको फाइंड किया है, राइट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ को फाइंड करने के अलावा हमने एंगल्स भी फाइंड किए कि भाई रिजल्टेंट एंगल जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके साथ कौन से एंगल्स बनाता है, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन में, अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू अ होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। अ डिसऑनेस्ट cabman takes him along a circuitous path 23 kilometer long and reaches the hotel in 28 minutes. What is A, the average speed of the taxi, B, the magnitude of average velocity, are the two equal? तो यहाँ पर एक टैक्सी वाला है जो कि स्टेशन से होटल का रास्ता 10 किलोमीटर ही है, बट फिर भी वो घुमा के 23 किलोमीटर लॉन्ग वे पे ले जाता है और वहाँ पर आधा मतलब कि 28 मिनट्स लगते हैं। तो पहले तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, और फिर ये देखना है कि दोनों सेम है कि नहीं, राइट। तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया गया है, 10 किलोमीटर है। फिर उसके बाद पाथ लेंथ, राइट। तो पाथ लेंथ यहाँ पर कितना होगा, तो वो टैक्सी वाला उन लोगों को घुमा के ले जा रहा है, तो घुमाने में यहाँ पर 23 किलोमीटर हो जाता है, राइट। 10 से सीधा 23, हालांकि 10 किलोमीटर से वो जा सकता था बट 23 किलोमीटर लग रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम टेकन, राइट, तो टाइम टेकन कितना है, 28 मिनट्स दिए गए हैं। अब ये जो 28 मिनट्स है उसको बेसिकली हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 28 मिनट अपॉन 60 कर देना है, तो वो आवर में हो जाएगा, राइट। तो ये आवर में लिखेंगे 28/60 आवर, ओके। अब उसके बाद हम लोग पहले एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाथ लेंथ, राइट, अपॉन टाइम, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। अब पाथ लेंथ अपॉन टाइम में पहले पाथ लेंथ कितना है, 23 किलोमीटर है, एंड टाइम मतलब के 28, सॉरी टाइम नीचे आएगा, राइट, तो टाइम डाउन साइड आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर अपॉन नीचे 28 आ जाएगा,
एंड यहाँ पर इंटू 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 ऊपर आ जाएगा, कैसे, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो इसीलिए यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब ये जो आंसर होगा इज इक्वल टू, ये होगा हमें 49.3 और यूनिट होगा किलोमीटर आवर इनवर्स। तो ये हमें मिला एवरेज स्पीड। अब हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है वो क्या होगी, तो वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, राइट, अपॉन टाइम टेकन, मतलब के टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर 10 दिया गया है स्ट्रेट वे, तो 10 अपॉन 28, अगेन 60 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जाएगा तो यहाँ पर 60 ऊपर आ जाएगा, राइट। तो इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा 21.43 और यूनिट होगा किलोमीटर आवर इनवर्स, राइट, किलोमीटर आवर इनवर्स यहाँ पर उसका यूनिट होगा, तो यहाँ पर इनवर्स, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है और एवरेज जो वेलोसिटी है दोनों ही सेम नहीं है, राइट। सो इसीलिए बोथ आर नॉट सेम, राइट। तो यहाँ पर सेम जर्नी का हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकाला।